Very good evening, guys. I'm Ashutosh Singh and I welcome you all to this podcast. अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको वर्क लाइफ टाइमिंग ये सब भूल जाना पड़ेगा। कि हमारे साथ आज हैं मिस्टर कुशल कुमार, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भाई सक्सेस होने की या सक्सेसफुल अगर किसी को कहना है कि इस प्रोफेशन में कॉर्पोरेट कल्चर और एक सोशल कल्चर में बहुत फ़र्क है। आप उसको बोले कि नहीं ये काम करो, वहाँ पे बिल लगा दो, यहाँ पे ये कर दो, इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर लो, पुलिस को रुकवा दो, ये करा दो। उसके ऊपर एक केस हो गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट का। तो उसने मेरे को रात को फ़ोन किया। हर एक इंसान के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको आप स्ट्रेंथ मान के जीना चाहते हैं और वो आपको मोटिवेट करता है। वेरी गुड इवनिंग गाइस, आई एम आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका नाम है मिस्टर कुशल कुमार, और जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं आपके लिए बता दूं कि ये अपने आप में बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, जिनसे बात करके आपको अभी थोड़ी देर में पता चलने वाला है कि मैं क्यों कह रहा हूं इनको एक इंस्पिरेशन। मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, और अभी आपको बात करके पता चलेगा कि ये ऐसे ऐसे लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे। और वो सारे बच्चे जो इस डिलेमा में हैं कि यार लॉ तो कर लिया, लेकिन हम लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और एक स्मॉल सिटी से बिलोंग करते हैं, तो क्या हमारे लिए प्रैक्टिस का प्रोफेशन, एडवोकेसी का प्रोफेशन फ्रूटफुल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दूं सर को कि हमारे साथ आज हैं मिस्टर कुशल कुमार, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीनियर काउंसिल एंड मेंबर ऑफ द पैनल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सर पैनल में है, आप समझ ले, ऑलमोस्ट ऑल द मेजर नेम्स या मेजर बैंक्स थ्रू आउट इंडिया और ग्लोबली। और सर के इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो हम पूरी रात बिता सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन को शॉर्ट रखते हुए अभी सर के साथ मैं कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करूँगा। तो सर कुछ ओपनिंग रिमार्क्स आपके। अच्छा लग रहा है। आई हैव बीन स्पीकिंग इन मेजर एरियाज़ ऑल्सो, और काफ़ी सारा जो है स्पीच भी देता रहा हूँ, कई सारे इंटरव्यूज़ भी आते रहे हैं, बट पॉडकास्ट फर्स्ट टाइम है। बट ठीक है, जैसे हर जगह बोलते हैं वैसा कहेंगे। ठीक है सर, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हम लोग आज जनरली बात करेंगे बच्चों से कि एडवोकेसी का जो प्रोफेशन है इसके बारे में, इसके सारे न्यूएंसेस, आपके सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को जानेंगे, और उनके थ्रू हम बच्चों को गाइड करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोफेशन में एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है, किस तरीके का, कहते हैं ना कि वो करेज ऑफ लॉयन आपको चाहिए अगर इस प्रोफेशन में आपको सरवाइव करना है। तो उन सारी बातों पे डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ, डिफ़ाइन करना हो आपको एडवोकेट कौन होता है, तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी एडवोकेट की? देखिए, एडवोकेट जो है एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट तो है ही, जो एक यूजुअल लैंग्वेज में हम देखें, बट एक एडवोकेट जो है वो सोशली जो है सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है। क्योंकि आप जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है उसको आप इंट्रोवर्ट रह करके अच्छे से नहीं कर सकते हैं। आपको एक्सट्रोवर्ट रहना पड़ता है, समाज में बने रहना पड़ता है, सोसाइटी की चीज़ों को समझना पड़ता है। सिर्फ बड़े ही केसेस नहीं, हर छोटे से छोटा केस को समझना पड़ता है। और क्योंकि आप सोशली इतना कनेक्टेड होते हैं और आपका जो एक हिस्सेदारी है वो डायरेक्टली आपके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफेंड करने का है, तो आपका एक बहुत मेजर रोल हो जाता है इस समाज को चलाने में। तो जैसा आपने अभी बताया सोशली कनेक्टेड की, और पीछे अभी हम बात भी कर रहे थे, जैसा आपने कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात किया कि रात में 3 बजे भी क्लाइंट फ़ोन कर देता है, 4 बजे भी मॉर्निंग में फ़ोन कर देता है, तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए क्या है कि अभी तो हमारे देश में एक काफ़ी बड़ा इशू भी चल रहा है वर्क लाइफ बैलेंस का। अभी थोड़े दिन पहले जो है नारायण मूर्ति सर ने भी वर्क लाइफ के लिए थोड़ा कह दिया था। कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं वर्क लाइफ के लिए। बट देखिए क्या है ना, प्रोफेशन टू प्रोफेशन ये लाइफ डिपेंड करता है। आप ना किसी भी प्रोफेशन को ना हर तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं कि किस प्रोफेशन का कितना टाइम होना चाहिए। जब आप लिटिगेशन करते हैं, जब आप वकालत करते हैं, जब आप समाज से जुड़े होते हैं, तो आपका कोई टाइम नहीं होता है। आप उस वर्क लाइफ बैलेंस में आप कह तो देते हैं वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, बट आपको समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट कल्चर और एक सोशल कल्चर में बहुत फ़र्क है। जिस तरीके से आपका, मान लीजिए कि कोई दोस्त आपको बुला लेता है, अब वो रात को 11 बजे उसकी कहीं लड़ाई होगी, उसने आपको बुला लिया, तो आप उसको क्या कीजिएगा कि मैं वर्क लाइफ बैलेंस में हूँ? आप बोलिएगा कि नहीं मैं आ रहा हूँ। उसी तरीके से वो जो लाइफ है उसको आप इंटरप्रेट कर लीजिए यहाँ पे सामाजिक लाइफ से और एक लीगल लाइफ से, क्योंकि आप लीगली एक्यूप्ड है। तो आपको अगर वो 11 बजे रात में यूज़ करना चाहता है तो वो आपको लीगली यूज़ करना चाहता है, और उससे आपका समाज में पहचान बनता है, उससे आप समाज में कनेक्टेड फील करते हैं।
तब आप जो है अपने वर्क लाइफ बैलेंस की जब आप बात करते हैं तो वो मेरे हिसाब से इस प्रोफेशन में तो 24/7 है। और मैं खुद भी 24/7 काम करने वाला आदमी हूँ। मैं तो रात में 3 बजे 4 बजे कभी भी कोई भी फ़ोन कर देता है, अच्छा क्लाइंट रहे या ख़राब क्लाइंट रहे, जिसको जिसकी ज़रूरत मतलब पड़ती है। कहने का कि एक तरीके से देखो तो ये समाज के लिए एक ड्यूटी है, जो आपका कहना है कि भाई ड्यूटी हो गई, इसलिए जो है हमको अपने टाइम को साइड में रखते हुए काम करते जाना है। ये समाज की भी ड्यूटी है और अपनी पर्सनल ड्यूटी भी है। अब क्या है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप चीज़ों को कन्फाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको वर्क लाइफ टाइमिंग ये सब भूल जाना पड़ेगा। और अभी स्टार्टिंग फेज़ ऑफ लाइफ है, उसी में आप सोचने लगें कि यार मुझे इतना लाइफ चाहिए, मैं तो इतना बजे ही आऊँगा, इतना बजे ही जाऊँगा, तो आप जो प्रोस्पेक्ट है ग्रो करने का वो थोड़ा कम हो जाता है। तो आपको, क्योंकि आदमी जो है ना फिर टाइम के हिसाब से यूज़ करेगा, और अगर आपके पास टाइम, अगर आप कभी भी अवेलेबल रहेंगे तो आपको आदमी कभी भी यूज़ कर लेगा। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है ग्रो करने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम 27 वर्क करें जैसा आपने कहा, तो फिर हेल्थ को कैसे मेंटेन नहीं, वो करेंगे? तो देखिए डिपेंड करता है, आदमी पे डिपेंड करता है, वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, किसी को लगता है कि वो नहीं कर सकता है तो वो नहीं करता है। आप तो स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव हैं अभी भी, और आपने स्पोर्ट्स टीम वगैरह भी अपनी बना रखी, क्रिकेट टीम आपने बना रखी है। तो ये सब चीज़ का टाइम आपको मिलता कब है, कैसे करते देखिए हैं? क्या है कि जो हमारे जो बार एसोसिएशंस हैं, तो वो बार एसोसिएशन में कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। तो एक आपके पास टीम होती है, ठीक है, आपका इंटरेक्शन होता है उससे, ठीक है। आप जो है 10 लोगों से मिलने जाते हैं तो आप मान लीजिए जैसे क्रिकेट टीम है तो 11 लोग इधर रहते हैं, 11 लोग अपोजिट रहते हैं। और अगर हम लोग तो यूजुअली लॉयर्स टूर्नामेंट खेलते हैं तो हम मतलब 11 के बदले हम 22 आदमी से दोस्ती करते हैं। तो आप समाज में बने रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रोफेशन जो है ना, मतलब बड़ा आपको एक्सट्रोवर्ट मांगता है चीज़ों को, ठीक है, बड़ा इंटरेक्टिव मांगता है समाज से। इस पे भी मैं आऊँगा। ये जो वर्ड अभी एक्सट्रोवर्ट आपने यूज़ किया, तो मुझे याद है एक्सट्रोवर्ट से बात करते हैं कि ये 3 क्वालिटीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एडवोकेट में होनी चाहिए, जो बेस्ट क्वालिटीज़ है, तो कौन सी होंगी? देखिए कॉन्सेप्चुअली जो है क्लियर होना चाहिए, और इंटरप्रिटेशन जो है लॉ का वो क्लियर होना चाहिए, और ना सोशल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से इंसान को समझना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास बड़े केसेस आएंगे तो आप वही देखिएगा। कोई केस आपको 5 लाख देता है, कोई केस आपको 5,000 देता है, बट आपको उसी हार्ड वर्क से, उसी डेडिकेशन से, उसी सिंसेरिटी से आपको वो चीज़ करना पड़ता है। जब मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया, अब तो एक डिकेड से ऊपर हो गया है प्रैक्टिस करते हैं, तो काफ़ी बड़े लॉयर्स को ब्रीफ़ किया हूँ मैं, इंडिया के टॉप नोच जितने लॉयर्स हैं सबको ब्रीफ़ किया हूँ। तो एक जो हमारे देश के काफ़ी नामी लॉयर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि डेडिकेशन और सिंसेरिटी जो है ना, एक साथ आना बहुत मुश्किल है, और डेडिकेशन और सिंसेरिटी अगर एक साथ प्रोफेशन में आ गई ना तो देयर इज़ नो बार, स्काई इज़ द लिमिट। तो जैसा अभी आपने बताया कि नॉलेज ऑफ लॉ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और ये सब तो ठीक है। तीसरा एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि सोशल लाइफ को मेंटेन करना, या सोशल लाइफ जो है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना। अब इसके लिए एक बात होती है ना कि यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय नेचर बहुत इंट्रोवर्ट है, और उनको कॉन्वर्सेशंस करना या फिर लोगों से बातचीत करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और इस प्रोफेशन में अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल आना चाहता है तो वो क्या करे अपनी पर्सनैलिटी में? देखिए क्या है ना कि मेरे हिसाब से ना समय आते आते पर्सनैलिटी अपने आप चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे आप कॉलेज में जैसे हैं वैसे आज आप नहीं होंगे। मैं जैसे कॉलेज में था, मैं बड़ा ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। आप तो एक्सट्रोवर्ट लेकिन हमेशा थे। नहीं, एक्सट्रोवर्ट हमेशा था, बट मतलब फिर भी जैसा मैं था वैसा मैं आज नहीं हूँ। आज मैं चीज़ों को बहुत गंभीरता से एनालाइज करता हूँ। कोई भी रिएक्शन करने से पहले मैं सडन प्रोवोकेशन पे नहीं आता हूँ। लीगली टर्म में देखें तो मैं चीज़ों को समझता हूँ, एनालाइज करता हूँ, फिर कोई एक्शन लेता हूँ। तो ये समय के साथ आता है। तो जब आप इस प्रोफेशन में आए, आप इस प्रोफेशन को समझें, ठीक है, और लोगों से बात करना शुरू करें। और ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप उतने एक्सट्रोवर्ट नहीं भी हैं, आप इतना सोशल नहीं भी हो पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपका काम बोलेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे, सी व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हियर ना, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस था। बिकॉज जब आप किसी ऑफिस में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। आप किसी बड़े ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, या तो वो जनरेशन के लॉयर्स रहते हैं, या तो वो जो है अपने फैमिली से एक्यूब्ड रहते हैं। और आप वहाँ पे जाते हैं जो
किसी चीज़ से एक्यूब नहीं है, सिर्फ आप नॉलेज लेके जाते हैं। तो आप ना दो चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हैं, या तो आप पावर पैक्ड हों उस साइड से कि आप वेल्दी हों, कॉन्टैक्टफुल हों, या तो आप पावर पैक्ड हो नॉलेज से। इस पे भी हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं क्या चैलेंजेस हैं, और आप भी बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर आपने इतना कुछ अचीव किया है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेटर हाफ पे हम चलेंगे, वहाँ पे बात करेंगे। बट उससे पहले अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि भाई सक्सेस होने की या सक्सेसफुल अगर किसी को कहना है कि इस प्रोफेशन में कोई हो गया अभी इस एज पे, हम कहेंगे कि हाँ ये सक्सेसफुल है, या आपकी डेफिनेशन क्या है सक्सेसफुल की? सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती सर। और सक्सेस, मैं तो खुद अपने आप को आज भी स्ट्रगलिंग मानता हूँ। मैं कोई सक्सेसफुल नहीं हूँ। समाज भले मुझे जैसे देखता हो, बट मैं अपने आप को नहीं देखता हूँ वैसे। मैं स्ट्रगलिंग लॉयर हूँ और कंप्लीट मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, और एक अच्छा लाइफ अपने आप को देना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं, क्या इसको मटेरियलिस्टिक अप्रोच से भी देख सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर आप इतना अर्न कर ले रहे हैं तो ये समझा जाए कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं? नहीं सर, अर्निंग का कोई कैप नहीं है ना, और इंसान के एम्बिशन का भी कोई कैप नहीं है। ठीक है, आप किसी को छोटी गाड़ी में चलना ठीक लगता है, किसी को बड़ी गाड़ी में चलना ठीक अभी लगता आपने है। ली है बड़ी सी गाड़ी? नहीं, वो तो देखिए समय के हिसाब से सब मतलब आ जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको अपने लिए भी करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें फैमिली के लिए भी करनी पड़ती है, और कुछ चीज़ें आपको खुद भी। देखिए क्या है ना, जब आप लाइफ में अच्छा करने लगते हैं ना, तो सबसे बड़ा चीज़ जो होता है वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। वो सेल्फ मोटिवेशन के लिए ना, आप अगर ग्रो कर रहे हैं ना, तो आप अपने हिसाब से ना अपने आप को डेवलप करते रहिए, अपने आप को एक्यूप करते रहिए। अच्छी गाड़ी लीजिए, अच्छा पहनिए, अच्छी जगह जाइए, अच्छी जगह घूमिए, और समाज को देखिए। ठीक है, तो आप ना अपने आप में सक्सेसफुल फील करने लगेंगे। आपको लगेगा कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ जीवन में, तो आपको और इंस्पिरेशन आएगा अपने अंदर। ठीक है, दूसरी जो दुनिया है वो तो आपको देख के फील कर ही रही है। जब तक आप खुद में फील नहीं कीजिएगा कॉन्फिडेंट, या आपको खुद नहीं लगेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं जीवन में, तो आप कैसे आगे बढ़िएगा? तो उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको अच्छा कपड़ा, अच्छी घड़ी, अच्छा जूता, अच्छी गाड़ी, ये सब ज़रूरी है। ये सब लाइफ को एक अच्छा एक्यूप ठीक करने है, के लिए। तो जैसे अगर प्रैक्टिस की मैं बात करूँ, एडवोकेसी प्रोफेशन की बात करूँ, इन सब चीज़ों का फ़र्क कितना पड़ता है? देखिए, एक आम लाइफ में मेरे हिसाब से जितना मैं अभी तक समझा हूँ और जितना मैंने देखा है, तो मुझे लगता है कि जो लाइफ है, जो एक लॉयर की जो लाइफ है, वो बड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि हम ना चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करने लगते हैं। ठीक है, आप जिस चीज़ को बड़े नॉर्मल तरीके से एनालाइज कीजिएगा ना, मैं उस चीज़ को बहुत लीगली एनालाइज करूँगा। मैं कोई भी चीज़ बोलूँगा ना, तो मैं शायद उसमें लीगल के 2 वर्ड डाल के बोलूँगा। लॉयर एक प्रोफेशन जो है ना, मैं मानता हूँ कि मतलब मेरे लिए तो इससे अच्छा प्रोफेशन हो नहीं सकता था। नहीं, ऐसा जैसे हम कह सकते हैं अभी भी अगर आप देखें तो अभी आज से अगर हम 15 साल पहले चले जाएं तो जो सिचुएशन थी और आज की डेट में भी इसका काफ़ी हद तक हम देखते हैं इफेक्ट। कि अगर मैं बात करूं, सपोज करिए 10,000 लोग हैं बार एसोसिएशन के अंदर, तो उसमें कितने लोग होंगे? गिनती के 1% लोग होंगे जिनको मैं, या फिर जनरली कहा जा सकता है कि नहीं, लॉ में भी दे आर डूइंग गुड या अच्छा है। क्या ये जो नंबर है बहुत ज़्यादा ओवर एग्जेसरेशन है कि नहीं सिर्फ 1% लोग ही ऐसा कर पा रहे हैं, या फिर नंबर ज़्यादा है, या फिर जो नंबर अगर ये बहुत ज़्यादा है कि लोग अनसक्सेसफुल या सक्सेस का रेट बहुत कम है, तो फिर क्यों ये प्रोफेशन अच्छा है, या फिर क्यों लोगों को ऑप्ट करना चाहिए इस प्रोफेशन की तरफ? सी, द पॉइंट इज़ कि जो इंडिविजुअल होता है ना, तो उसको खुद में पता होना चाहिए कि टू हुम ही इज़ कंपेयरिंग विथ। ठीक है, मैं जब यहाँ प्रैक्टिस करने आया तो मैं भी बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, और फर्स्ट जनरेशन का मतलब बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन, पूरे फैमिली के चेन में कोई लॉयर नहीं है। और मैं आकर के अपने से ऊपर वालों को देखा, मैंने उनको नहीं देखा जो नहीं कर पाए या जो स्ट्रगल कर रहे हैं। वैसे तो मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट मैंने कभी उनको उस तरफ नहीं देखा कि मैं छोड़ूंगा, मैं जाऊँगा। मैंने मेहनत को कंसिस्टेंट रखा है। कंसिस्टेंसी जो वर्ड है ना, वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मोटिवेट करेगी लाइफ में। आप कहीं काम करने जाते हैं, वहाँ कंसिस्टेंट रहिए। आप किसी को दोस्ती बनाते हैं, आप वहाँ कंसिस्टेंट रहिए। आप कोई प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं, वहाँ कंसिस्टेंट रहिए। आप अपने आप को ना कंसिस्टेंट रखिएगा ना, आपको जो है सक्सेस को चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सक्सेस आपके पास आएगा। अच्छा, कुछ थोड़े से मतलब डिफ़िकल्ट सवाल मैं कह सकता हूँ कि आपकी तरफ, जैसे आप एक स्मॉल टाउन से बिहार में, पटना जैसी सिटी के अंदर, और फिर उसके बाद बहुत ही यंग एज में, मतलब हमारे व्यूअर्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि सर ने बहुत ही यंग एज में अपने पेरेंट्स को खो दिया इन अ कार एक्सीडेंट।
तो इस सब के बाद आपने कैसे अपने आप को मतलब सरवाइव कैसे किया और उसके बाद कैसे मोटिवेट किया कि आप पटना से दिल्ली आए और दिल्ली में एक सक्सेसफुल करियर बना करके अपना नाम बनाए और इस तरीके की स्टैंडिंग बनाए? देखिए, व्हेन आई वाज 6 years old दिस हैपेंड, बट धीरे धीरे जब समय के साथ मुझे ये समझ में आया कि यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है, तो जो आपके स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेस थी, उसको आप स्ट्रेंथ मान लिए. हर एक इंसान के लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको आप स्ट्रेंथ मान के जीना चाहते हैं और वो आपको मोटिवेट करता है. छोटी एज में सब कुछ खोने के बाद ये रहा कि लाइफ में और मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, हम लोग दोनों मिल के आगे बढ़े. एक बड़े भाई का हमेशा अपने ऊपर एक अम्ब्रेला रहा और उसके हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ लाइफ में, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ से जाने के बाद मुझे क्या करना है. ठीक है, और तो उसी तरीके से जब मैं छोटे से टाइम से ही मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. मैं जिस स्कूल से पढ़ा, आज मैं उस स्कूल में एक अच्छे जो है सारे एलुमनाई को देखता हूँ. मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ और जो है मैं उस स्कूल में, जिस स्कूल से मैं पढ़ा, जहाँ पे इतनी परेशानियाँ हुई, आज मैं वहाँ पे कई सारे बच्चों को स्कॉलरशिप भी देता हूँ. ठीक है, तो मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंजेस लाया. और वहाँ से जब मैं उठा तो मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है. और इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, इफ़ यू नो हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी एंड इफ़ यू नो इन योर हार्ट दैट कि हाउ यू वांट टू ग्रो अप, तो आप जो है मतलब बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं है. धीरे धीरे तो धीरे जैसे धीरे अगर बन कोई जाइएगा. कोई बच्चा हो जो अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है, तो अगर वो किसी स्मॉल टाउन में है, स्मॉल सिटी में है, जो सो कॉल्ड स्मॉल, तो वहाँ पे उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए या फिर उसको दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इस तरीके की सिटीज़ में जाना चाहिए? जितना मेहनत वो कर सकता है, मेहनत पर डिपेंड है. जो हार्डवर्क है ना, उसका कोई सिनोनिम नहीं है. आप जितना हार्डवर्क करना चाहें, और अगर वो जो बच्चा है, अगर वो मान लीजिए कि दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहता है, कई लोग जो है, दिल्ली की जो लिटिगेशन लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है. ठीक है, और काफ़ी जो है कॉन्ट्रैक्टफुल लाइफ है और यहाँ पे ग्रोथ का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है. वो देखिए हर जगह है, जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे जो है ग्रोइंग का चांसेस ज़्यादा रहता है. बट अगर आपका कॉन्टैक्ट आपके जो स्मॉल टाउन सिटी है या जो भी है वहाँ पे अगर ज़्यादा है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस शुरू कीजिए ना. आप अपना क्लाइंटेज बनाइए. आपने कॉन्टैक्ट की बात कही, तो अभी पीछे बैकग्राउंड में हम बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया वो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल वाला जो केस था अभी बीजेपी स्पोक्स पर्सन वाला. तो अब ये जो केस है, पहले तो थोड़ा उस केस के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि ऐसे कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाएं जैसे इस तरीके के केस हमारे पास आ सके. देखिए क्या है कि मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि क्लाइंटेज कैसे बनता है. मेरे पास इंटर्न्स भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज जहाँ पे हम लोग कभी पढ़े नहीं, वहाँ के भी लोगों को इंटर्नशिप देता हूँ मैं. फर्म है अपनी और काफ़ी सारे लोग आते हैं उसमें. फर्म के भी फॉर्मेशन पे बात करेंगे जी आगे. जी हाँ जी. तो जो है काफ़ी लोग पूछते हैं क्लाइंटेज कैसे बनता है. तो क्लाइंटेज बनता है वर्ड ऑफ माउथ से. वकालत का जो प्रोफेशन है ना, उसमें आप क्लाइंटेज ऐसे ही नहीं बना सकते हैं. आप जो आपकी कंसिस्टेंसी आई है ना आपके अंदर, जो आप समाज में एक ट्रस्ट देते हैं, जो आप हार्डवर्क करते हैं, वो कहीं ना कहीं पे ऑफ करता है आपको. आप एक क्लाइंट का केस अच्छे से कीजिए, वो आपको 2 क्लाइंट और ला के देगा. तो ये जो कॉन्टैक्ट है ना, कमिटमेंट जो है ना, वो 100% बहुत कम है, 200% होना चाहिए. ठीक है, कम मिल रहा है पैसा, ज़्यादा मिल रहा है, आपको ये नहीं सोचना है. आपको अपना काम करके देना है. जहाँ आप सक्सेसफुल होइएगा काम में ना, वो आपको भी अच्छा फील कराएगा. कोई भी काम में, ठीक है, चाहे आप अपने प्रोफेशन में हो, मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, कोई भी काम हम लोग अच्छे से करेंगे ना, तो हमें वो अच्छा फील कराएगा. हम अपने सुबह ऑफिस आ रहे हैं, हम काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हमें जो काम करना है हम उसमें 4 लोगों को जो है ख़राब बोल रहे हैं, मैं मतलब मन से काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा है मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे पैसा कम मिल रहा है. अब यही सब सोचते रहेंगे ना, हम कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे. जो काम कर रहे हैं डेडिकेशन से कीजिए, जो काम कर रहे हैं सिंसेरिटी से कीजिए और अपना 100% दीजिए. समाज और जो पैसा है, जो सक्सेस है, वो खुद फॉलो करेगा. तो क्लाइंटेज जो है ना, वो आपके पास आपके डेडिकेशन से खुद आएगा. ठीक है, क्लाइंटेज पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे. आप यूपी स्पोक्स जो आप बात कर रहे थे, वो जो बेल वाला, उसका बता दूं कि अब हमारा एक जो फ्रेंड है, वो उसके ऊपर एक केस हो गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट का.
तो उसने मेरे को रात को फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा केस हो गया है, बड़ा पॉपुलर केस है अभी मैं इंडिया में, माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के बिहार में हुआ था। तो उसने मुझे फ़ोन किया रात में, उसने कहा कि यार ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, FIR कहाँ हुआ है? उसने कहा तमिलनाडु में। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ट्रांजिट बिल लगा देते हैं दिल्ली में। तो उसने कहा ट्रांजिट बिल दिल्ली में लग जाएगी। तो मैंने कहा बिल्कुल लग जाएगी। अब मुझे पता था ट्रांजिट बिल होती है यहाँ पे। अब देखिए, मुझे पता है ट्रांजिट बिल होती है, ठीक है। ट्रांजिट बिल कैसे लगती है, कहाँ फाइल करते हैं, क्या होता है? आप पढ़े लिखेंगे नहीं ना, आप नॉलेजेबल नहीं रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप उसको बोले कि नहीं काम करो, वहाँ पे बिल लगा दो, यहाँ पे ये कर दो, इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, कॉन्टैक्ट यूज़ कर लो, पुलिस को रुकवा दो, ये करा दो। नहीं, आप लॉयर हैं, आपको कोई फ़ोन करा ना तो आपसे लीगली रिजोल्वेशन मांग रहा है उसका। वो चाहता है आप उसका रेजोल्यूशन जो दीजिए वो लीगली दीजिए। उसने फ़ोन किया, मैंने कहा ठीक है ट्रांजिट बिल लगाते हैं। हमने जो है ट्रांजिट बिल लगाया, हमने ट्रांजिट बिल हाई कोर्ट में फाइल करी। तो ट्रांजिट बिल का मतलब कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में अगर आपका FIR हुआ है और आपको पुलिस अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही है, तो आप यू कैन टेक सम टाइम टू गो देयर एंड एक्सरसाइज योर लीगल राइट, ठीक है। तो उसका हमने ट्रांजिट बिल दिल्ली हाई कोर्ट में लगाया। हमने यहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट से उसको ट्रांजिट बिल लेके दिया। अभी ही इज़ आउट ऑन बेल। अभी उसी पे जो दूसरे जो लोग जिनके ऊपर वो हुआ था, केस हुआ था, उनके लॉयर में इतना वो लीगली एक्यूब नहीं थे, उन्होंने जो है ये काम नहीं किया तो वो लोग जेल चले गए, ऐसे लग गया उन पे। तो नाम लेना चाहिए उनका? नहीं, देखिए नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। इतना पॉपुलर केस है, दुनिया खुद समझती है, खुद समझदार है, बहुत समझदार है सर दुनिया। ठीक है, तो हम सर से कंटिन्यू करेंगे बातें पार्ट 2 में, और उन सारे इश्यूज़ पे हम बात करेंगे डिटेल में कि क्लाइंटेज कैसे बनानी चाहिए और न्यूएंसेस अबाउट द प्रैक्टिस कि क्या क्या आपको एग्जैक्टली करनी चाहिए चीज़ें, वो सारी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। तो स्टे ट्यून्ड, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है और उसको देखना मत भूलना। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है अबाउट ऑल थिंग्स रिलेटिंग टू एडवोकेसी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।